हम आपसे जानना चाहेंगे आज के दौर में एज एन आर्टिस्ट टीवी का और फिल्मों का दायरा कितना है? फिल्म देखिए दोनों का एक 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 होता है जिसमें आप दोनों के संबंध को देखेंगे। तो टेलीविज़न जो है वो आज की तारीख में उसका इम्पोर्टेंस फिल्म से कुछ हद तक ज़्यादा हो गया है। कैसे हो गया है? वो इसलिए कि फिल्म वालों को टीवी की ज़रूरत पड़ती, टीवी वालों को फिल्मों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिल्म वालों को टीवी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आज आप देखिए जो कपिल शर्मा साहब हैं उनके शोज़ में कई सारे ऐसे पॉपुलर शोज़ हैं जहां पर बड़े बड़े स्टार्स, ये जो सुपर स्टार्स हैं, वो जा करके अपने अपने फिल्मों की बात करते हैं। उनको लगता है कि चूंकि टेलीविज़न का जो रीच है, टेलीविज़न का जो दायरा है वो विशाल है, बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके माध्यम से वो अपने फिल्मों के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इस मामले में आप देखेंगे जहां तक दोनों के क्रियाकलाप का, दोनों के कार्य का, दोनों के काम का प्रश्न है कि दोनों एक दूसरे के साथ कैसे, यहाँ के एक्टर इसमें, यहाँ के एक्टर इसमें वाली बात, तो वो भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। बहुत सारे रियलिटी शोज़ आज की तारीख में हैं जहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स काम कर रहे हैं, बड़े बड़े जो जो एक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं। टेलीविज़न के भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको फिल्मों में भी मौका मिल रहा है। तो ये दायरा तो धीरे धीरे कम होता ही रहा है, लेकिन दोनों के कार्य प्रणाली में, दोनों के काम के पैटर्न में, दोनों के जो 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 काम करने का तरीका है उसमें अभी भी बहुत सारा डिफरेंस है। उसमें उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन दोनों मीडियम जो है अपने आप को आज की तारीख में काफ़ी मुझे लगता है कि इस गैप को कम कर दिया गया है। या अभी अब एज एन एक्टर आप किस तरह देखते हैं? आप संतुष्ट हैं सब चीज़ों से? मैं बिल्कुल ही, मैं तो कल भी संतुष्ट था और आज भी संतुष्ट हूँ। अच्छा। सच पूछिए तो मेरे रास्ते में जो आ जाता है मैं उसे वैसे ही ले लेता हूँ। मैं आज भी जो है बड़ा मुझे अजीब सा लगता है कि चूँकि मैंने जो भी फ़िल्में की हैं या जो भी फ़िल्में मैं कर रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों ने उसे देखा है। आने वाली फ़िल्में जैसे मोहनजोदारो मैं कर रहा हूँ, मोहनजोदारो कर रहा हूँ मैं आशुतोष गवारीकर साहब के साथ, ऋतिक के साथ। मैं रईस कर रहा हूँ शाहरुख खान साहब के साथ। मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है फोर्स 2 जॉन के साथ, जिसमें मेरा अच्छा खासा रोल है। उसके बाद एक फ़िल्म कर रहा हूँ मैं काबिल ऋतिक के साथ, जिसमें भी मेरा बहुत अच्छा खासा रोल है। अब ये सब फिल्में करने के बाद भी अगर मुझे किसी को ये कहना पड़े कि भाई तुम मुझे काम दो, तो मुझे नहीं लगता है कि वो शायद फेयर होगा। ऊपर वाले ने जितना दिया है बहुत दिया है, काफ़ी दिया है, और जो दे देगा वो मेरे ख्याल से बोनस ही होगा। इसीलिए मेरी ज़िंदगी जो है बहुत ही संतुष्ट तरीके से, बड़े ही सेटिस्फाइड वे में चल रही है और मैं अपने मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा। हम ये भी जानना चाहेंगे मैम से आपकी कब मुलाकात हुई? नहीं, बड़ा ही व्यक्तिगत ये सब प्रश्न है, ये तो शादी ब्याह के प्रश्न पर क्यों बात करना। हम अपने प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। या और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल की जो फिल्में जो रिलीज हो रही है, कहा जाता है कि स्टार्स अगर हैं तो ज़्यादा चल पाएगी, या और जो फिल्में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है लेकिन उसके अंदर स्टार्स नहीं होते तो फिल्में कभी कभार नहीं चल पाती। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए क्या है, फिल्म का जो पूरा समीकरण है, फिल्म का जो पूरा इक्वेशन है, वो कुछ ऐसा है जो स्टार ड्रिवन है। वो बट स्टार ड्रिवन है फ्रॉम द लॉन्च टू द रिलीज़। इस दौरान जो है स्टार का पार जो है बहुत काम करता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि फिल्म का कंटेंट कैसा है। अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा है तो डेफिनेटली लोग लाइक करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा नहीं होता है तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि लोग फिल्मों को लाइक नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी फिल्में आ रही हैं जिनमें स्टार्स का कहीं अता पता नहीं है, लेकिन कंटेंट उनका इतना ज़बरदस्त है कि लोग उन फिल्मों के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल देने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं इस बात को। स्टार की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ती है। एक हाइप क्रिएट होता है, स्टार की अपनी उनका अपना ऑडियंस है, लोग बाग हैं जो उनके नाम की तावीज़ पहन करके चलते हैं, उनके नाम की माला पहन करके चलते हैं। ऐसे ऐसे भी स्टार्स हैं हमारे यहाँ। लेकिन फाइनली ये फिल्म की स्क्रिप्ट जो है, जो जो कहानी है, वो कहानी ही मैटर करती है और कहानी ही लोग अप्रिशिएट करते हैं। ज़्यादातर आपने जैसे कहा कि कुछ फिल्में जो मार खा जाती हैं डिस्पाइट बीइंग वंडरफुल सब्जेक्ट, वंडरफुल स्क्रिप्ट, उसका मेन कारण है कि आज की तारीख में फिल्म की पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी है। और अगर हम पब्लिसिटी नहीं कर पाते तो फिल्म जो है मार खाती हैं। और पब्लिसिटी में आजकल इतना सारा पैसा लगता है कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं।
जो अफोर्ड कर पाते हैं किसी न किसी तरह से उनकी फिल्मों को अप्रिशिएट भी किया जाता है, क्योंकि ज़रूरी है, आपने अगर अच्छा माल तैयार किया है तो उस माल को लोग चखें। चखने का मतलब यह है कि आपने जो अच्छी फिल्में की हैं, जो आपने फिल्में जो बनाई हैं, लोग उसको देखेंगे तभी जब पब्लिसिटी होगी। पब्लिसिटी अगर थोड़ी सी भी होती है डेफिनेटली लोग उसको लाइक करते हैं, जब पब्लिसिटी नहीं होती है तो बेचारे वो पीछे हो जाते हैं, और दूसरा कोई कारण नहीं है जी। इन दिनों हमारी इंडस्ट्री में बायोपिक का भी एक काफ़ी चलन है। मान लीजिए आपके पास बायोपिक का कोई ऑफर आता है, अभी लोग ये चाहते हैं कि आदि बर्मन साहब का एक बायोपिक करें, क्या आप पसंद करेंगे ये बायोपिक? अरे क्यों नहीं भाई, अब आर.डी. बर्मन साहब ही क्यों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर लोग बनाने को सोच रहे हैं। इनफैक्ट मेरे दिमाग में भी एक दो लोग ऐसे हैं जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि उन पर बायोपिक बने। मुझे इस तरह का अगर रोल, आपको अगर लगता है कि मुझे इस तरह का रोल अगर ऑफर होगा, मैं डेफिनेटली क्यों नहीं करना चाहूँगा कोई नाम ये सब। लेना चाहेंगे? नहीं, मैं जिनके ऊपर मैं सोच रहा हूँ उनका नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहूँगा कि क्योंकि मैं इसको पब्लिक नहीं करना चाहता फ़िलहाल। बट डेफिनेटली कल को आप सुनेंगे कि मैं एक ऐसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ जो वाकई बायोपिक ही है, और लेकिन इस वक्त मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। मेरे दिमाग में एक डेफिनेटली ऐसे कैरेक्टर हैं, लेकिन वो कोई कलाकार नहीं, वो दूसरे तरह के कलाकार हैं, वो दूसरे तरह के लोग हैं वो जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई मेरे पास आर.डी. बर्मन साहब का ये लेके आया है, और क्यों नहीं, वाई नॉट। आपने तो जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है, नो दैट आपने एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है। इतने कमाल के लोग बाग जो इस मुकाम तक पहुँचे ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी वो जो है काम ही करते रहे, क्रिएटिव काम ही करते रहे, और उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में जानना, उनके काम के पैटर्न के बारे में जानना, उनके आम जीवन के बारे में जानना, उनके निजी ज़िंदगी के बारे में जानना, ये कितनी अच्छी बात है। दिस रियली अ वेरी गुड ट्रेंड जो हुआ है। या बॉलीवुड में ऐसे कौन से वेटरन कलाकार हैं या फिर मौजूदा दौर के जो आपको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? अब मुझे ओमपुरी साहब बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे नसीर भाई बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे नाना पाटेकर साहब बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे इरफान साहब बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसे कई सारे कलाकार हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ। यस। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे एक और पर्सनल लेवल में करना चाहूँगा। जी। सोशल मीडिया पे या फिर कई जगह मैंने देखा है, एक सवाल काफ़ी ट्रेंड हो रहा है कि ऐसा क्यों होता है, या फिर लोग ये भी कहते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर चांस उन्हीं को मिलता है जिनके पास कम टैलेंट होता है या फिर थोड़ा टैलेंट है, ज़्यादातर मामलों में। आप इस बात से कितना? नहीं, मैं इस बात से चांस आपको मिल सकता है, लेकिन जहाँ तक सक्सेसफुल होने की बात है, वो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं ऋतिक के साथ काम कर रहा हूँ, मैं शाहरुख खान साहब के साथ काम कर रहा हूँ, मैं जॉन के साथ काम कर रहा हूँ। मैं बता दूँ कि ये सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। इनके साथ जब आप इंटरेक्ट करेंगे, जब इनके साथ काम करना शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत करते हैं। एक एक शॉट की बात नहीं है, उस शॉट के पीछे का जो थॉट है, उस थॉट में जो चर्निंग होती है, उस थॉट के दौरान जो इंटरेक्शन होते हैं, जो बातें होती हैं, वो बहुत ही मैं आई कांट टेल यू, आई वाज डूइंग रईस एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी आई सॉ इन शाहरुख खान, आई वाज काइंड ऑफ फ्लोर्ड। आई सेड वाओ मैन, क्या बात है। एक आदमी, आई मीन नाउ ही इज 50, और इस उम्र में भी एक आदमी इतनी एनर्जी के साथ काम कर रहा है जैसे कोई 25-27 साल का कोई बच्चा हो। जो एनर्जी, जो बात, जो मेहनत। तो जो भी ये कहते हैं कि कम टैलेंट लो, आपको ब्रेक मिल सकता है, लेकिन आप सिर्फ किसी के ऊपर एक जजमेंट दे रहे हैं। अब जो ब्रेक मिलने के बारे में, जिसको ब्रेक मिला है, वो कितने दिनों से क्या मेहनत कर रहा होगा, वो उस ब्रेक को पाने के लिए बेचारा कौन कौन सा जो है पापड़ बेल रहा होगा, इसके बारे में आपको पता नहीं है। हम बड़े ही एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे देते हैं कि यार इसके पास जो है ये टैलेंटेड आदमी नहीं था, इसको ये मिल गया। ऐसा नहीं होता। जो ब्रेक मिलने वाला है उससे जाकर के पूछिए, जिसने ब्रेक दिया है उससे जाकर के पूछिए कि उसके बीच में इट्स नॉट अ जनरलाइज काइंड ऑफ स्टेटमेंट। यू रियली हैव टू गो डीप into the entire activities which have happened before that guy has backed that project. आगे मैं आपसे पूछना Yeah. चाहूँगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है इस दुनिया में जो आपको खुश रखती है? म्यूज़िक। मैं गिटार बजाता हूँ, मैं पियानो बजाता हूँ, मैं थोड़ा बहुत गाना भी गाता हूँ, मैं हारमोनिका बजाता हूँ, मैं फ्लूट बजाता हूँ, इन सब चीज़ों का मुझे शौक़ है।
और म्यूज़िक ही कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे बिल्कुल खुश रखती है और आगे आने वाले समय में भी वही खुश रखेगी। यानी अगर आपको चांस मिला या फिर मौका मिला तो म्यूजिक का बिल्कुल बिल्कुल आजमाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं नहीं, उस तरह से नहीं, गाना सामने आएगा गाना गाऊंगा मैं, कुछ बजाने का मौका मिलेगा उसको एज ए करियर, आई डोंट थिंक दैट आई एम गोइंग टू परस्यू इट, क्योंकि यही जो करियर है इसी को मैंने उस तरह से परस्यू नहीं किया है, तो बाकी चीज़ों की क्या विचार। डेफिनेटली यस डेफिनेटली। या कुछ आपके फॉलोअर्स भी है कई, तो उन्हें आपको संदेश देना चाहेंगे कि जो आपको एडमायर करते हैं, जो आपको मैं देखिए, जब मैं अपने मित्रों से, अपने लोगों से, अपने चाहने वालों से सिर्फ एक ही बात मैं शेयर करता हूँ कि अगर आप बदलाव चाहते हैं, अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो आप खुद को बदलें। हम बदलाव सिर्फ दूसरों में खोजते हैं, बदलाव के लिए हम कहते हैं कि भाई सरकार को ऐसा करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा करना चाहिए, पुलिस वालों को ऐसा करना चाहिए, फलाने को ऐसा करना चाहिए। अब सोचिए कि इस देश में जहाँ पर अब 130 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, अगर गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करना अगर शुरू करे, तो इमेजिन कि एक एक आदमी के पीछे गवर्नमेंट को कितनी सारी पुलिस और कितने सारे लोगों को लगाना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम बदलाव की बात करते हैं, इट्स हाई टाइम वी चेंज आवरसेल्व्स। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम हियर, सेम हियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।